आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो पीआईएल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कमजोर पक्ष को क्या है, न्याय दिला सकता है। एक न्याय का क्या है, आधुनिक टूल्स कह सकते हैं इसको। ध्यान दिएगा। और ये पीआईएल है ना। आप बताइए। तो ये कोई और ही कर सकता है इसे, कोई कोई भी थर्ड व्यक्ति कर पर्सन सकता, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे मुझे मुझे अगर कोई सता रहा है तो मैं नहीं जा पा रहा, तो आप मेरे नाम पे जा सकते हैं, किसी के भी नाम पे जा सकते हैं। एनजीओ देखिए इसलिए होता है ना कि उनके पास थोड़ा सा क्षमता होता है, उनके पास नॉलेज होता है। सामान्य व्यक्ति के पास इतना नॉलेज नहीं होता है। एनजीओ के पास उनके खुद के वकील भी हो सकते हैं कि उनके साथ काम करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, तो भाई ये नहीं बोला केवल एनजीओ कर सकते हैं, हाँ केवल एनजीओ नहीं कर सकते, कोई पर्सनल व्यक्ति भी कर सकते हैं इसलिए। अब जैसे अभी तो हाँ, प्रशांत भूषण के बारे में बता रहा हूँ ना। प्रशांत भूषण एनजीओ नहीं है, बल्कि वो खुद करते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के बच्चे हैं। बहुत सारे, केवल एक नाम बोला, और भी बहुत लोग, केवल प्रशांत भूषण नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो ये बहुत सारे लोग क्या होता है, जनता के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि सभी लोग तो जो बेनिफिशियरी होता है वो उसके अलावा कोई भी जा सकता है? नहीं, देखिए बेनिफिशियरी क्यों जाएगा, मतलब मैं अगर दबंग व्यक्ति हूँ, मैं किसी को प्रताड़ित करूँ तो मैं न्यायालय क्यों जाऊँ? पर समझिए इस बात को। इसमें क्या होता है, जो कमजोर पक्ष होता है ना, उनको न्याय दिलाने के लिए होता है ये। जो कमजोर पक्ष होता है, जैसे क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीई क्यों जरूरत है? आरटीई अमीरों के लिए थोड़ी ना है। तो अमीरों के बच्चे कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? या आरटीआई किन को चाहिए? नेताओं को चाहिए, दबंग लोगों को चाहिए? नहीं चाहिए ना। आरटीआई चाहिए जो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, उनको चाहिए ना। या समाज के लोग जो अच्छा काम करना चाहते हैं। जैसे ग्राम सभा में कोई ब्रिज या पुल बन रहा है, अब पुल में कितना बजट आया है, आपको ग्राम प्रधान या जो वीडियो है कभी बताएगा नहीं। या मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गांव में कितना मकान आ रहा है, बताते नहीं है। लेकिन आप आरटीआई से क्या होता है, अब तक के जितने मकान आ चुके हैं सबके बारे में मालूम कर सकते हैं। और आप अपने गांव में गिन सकते हैं कि कितने कितने लोगों को मिला है, तो आपको मालूम चलता है कितना बड़ा स्कैम हुआ है। तो ये बहुत सारा है। इसलिए देखिए, इसमें बहुत से लोग आरटीआई में मारे भी जाते हैं, कि जो सही इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में क्या होता है, जो गलत काम लोग पहले से कर रखे होते हैं वो लोग मार डालते हैं। तो ये भी बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप आरटीआई से कोई भी चीज मंगा सकते हैं, जो केवल जो सिक्योरिटी से संबंधित है उसको छोड़कर, जो मतलब सुरक्षा से संबंधित है उसको छोड़कर आप कोई भी चीज को मंगा सकते हैं। और आपको 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा, फिर उस जो संस्थान होगा या जो उसके अधिकारी होगा, उसको जुर्माना देना पड़ेगा। केवल 10 रुपए के आपको क्या होता है, फीस के आधार पर आपको ये सारी चीज मिल सकता है। ये देखिए इतना बड़ा काम। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, सिटीजन चार्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये भी क्या है, आरटीआई से नहीं, ये भी क्या है, पीआईएल से आया है, सरकार ने नहीं बनाया है। सिटीजन चार्टर आप लोग ने अगर इस समय तहसील वगैरह जाते हैं ना, तो देखिए उसमें लिखा रहता है कि आय प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाएगा, उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए। पहले मालूम ही नहीं चल रहा कि क्या क्या चीज चाहिए। बैंक में खाता खोलते जाइए, पहले मालूम ही नहीं होता था कि वो क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आजकल क्या तो लिखा होता है कि क्या क्या चाहिए होता है। तो ये क्या सिटीजन चार्टर है। तो ये मालूम होना चाहिए कि कितने दिन में हमें सर्विस मिलेगा। भाई आप हम लोग क्या करते हैं, सरकार को या जो भी ऑफिसर है उनको पेमेंट करते हैं अपने टैक्स के माध्यम से, तो हमें जानकारी भी होना चाहिए ना कि ये जो काम है वो कितने दिन में होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए लड़ाई है। लड़ाई सभी जनता के लिए है। क्योंकि जो भी ऑफिसर या जो भी राजनेता या जो भी सत्ता पे बैठे हुए हैं, पैसा उनका नहीं है। ऐसा तो जनता है का, तो जनता को मालूम होना चाहिए ना कि उनका काम कितने दिन में होगा। और ये देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए पता नहीं कितने दिन भटकना पड़ता है। रविवार शुक्रवार शनिवार, ये दिन आओ वो दिन नहीं होगा, ये दिन नहीं होगा, ये दो गवाही लेके आओ, इतना चीज लेके आओ। तो एक आम आदमी इतना चीज कहाँ से ला पाएगा? आज उसको इजी कर दिया। भाई सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त
और जो दस्तावेज आपको दिया जा रहा है उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। पहले देखिए अटेस्ट करने के लिए जो गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, इसको हटाने का काम देखिए सरकार ने किया, वो अलग बात है, लेकिन सरकार से पहले क्या है, एनजीओ या इस तरह के लोगों ने इसको माहौल बनाया है, तभी ये हटाया है। सरकार क्यों नहीं हटा, सरकार का भी अब अलग अलग मजबूरी होती है, उनका भी क्या ऑफिसरों का बात सुनना पड़ता है, नहीं तो उनका भी क्या होता है, वही सब काम करते रहते हैं। तो ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या तो उस सलाह को माने या ना माने, ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। दूसरा है, एक होता है न्यायिक पीठ कहते हैं इसे। देखिए एक होता है न्यायिक पीठ, न्यायिक पीठ, न्यायिक पीठ मतलब ऐसे होता है कि जो संवैधानिक मुद्दे हैं उस पर डिसीजन लेते हैं। अगर कोई संवैधानिक वाला मुद्दा होता है तो उस पर अगर कोई निर्णय लेना है तो उसकी एक न्यायिक पीठ गठित की जाती है। और न्यायिक पीठ में कम से कम 5 क्या होना चाहिए, न्यायाधीशों की होना जरूरी है। आप लोगों ने राम मंदिर वाला केस सुने होंगे या बहुत सारे केस सुने होंगे जिसमें देखिए 5 से अधिक जज थे। तो 5 से अधिक जज होनी चाहिए, यानी न्यायिक खंडपीठ या न्यायिक पीठ बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से अधिक जजों की क्या होता है, बेंच होता है, जिसको बेंच कहते हैं, आप लोग सुने होंगे। तो 5 से अधिक क्या होता है, ये क्या होता है, संवैधानिक के जो भी सुधार करना है, संवैधानिक सुधार है, तो संवैधानिक सुधार हेतु क्या बनता है, न्यायिक पीठ बनता है। और उसमें मिनिमम 5 न्यायाधीश होना। देखिए अभी तक क्या है, 13 न्यायाधीशों का क्या होता है, पीठ बना है, और वो क्या था, राइट टू प्राइवेसी पे बना था। अभी तक कितना है, 13 न्यायाधीशों का पीठ बना है, और वो किसके लिए था, राइट टू प्राइवेसी के लिए। और एक बात है, जो केस जितने जजों से सुनवाई के बाद वो डिसीजन ली जाती है, उसके बाद उससे केस को बदलने के लिए उससे ज्यादा जजों की आवश्यकता होती है। मान ले कोई केस क्या है, 5 जजों ने उस केस को सुनवाई कर दिया और वो कानून बन गया। अगर उस कानून को परिवर्तन करना है तो उसमें दोबारा जब बेंच बैठेगा तो 5 नहीं, उसमें 5 से ज्यादा सदस्य उसमें होना चाहिए। तभी क्या होता है, वो होता है। तो देखिए 5 जजों के जो न्यायिक पीठ बनते हैं ना, ये बहुमत के आधार पर लिया जाता है। जितना 3 लोग सपोर्ट करेंगे वो, देखिए राम मंदिर वाला केस में भी क्या 3 लोग पक्ष में थे और 2 लोग क्या था, विपक्ष में थे। अगर 3 लोग अगर क्या था, विपक्ष में होते तो डिसीजन फेल हो जाता है। तो बहुत सारे ये सारे केस सबको ध्यान देगा। क्या एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, क्या जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो क्या वकालत कर सकते हैं क्या। मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश है, और और रिटायरमेंट हो गया, तो क्या उसके बाद वकालत कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं। नहीं कर सकते। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवा मुक्त के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। सकते हैं। इसका मेन काम होता है सीनियरिटी का, मतलब होता है सीनियरिटी का मतलब हो जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, वो सबसे ज्यादा सीनियर हो जाते हैं। अब सीनियर जो जज होंगे, वो जूनियर जजों के सामने कैसे वकालत करेंगे, तो इसलिए वकालत, इनको वकालत नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो सेवा मुक्त के बाद उनको भारत के किसी भी न्यायालय में क्या होता है, अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कभी नहीं कर सकते, केवल हाई कोर्ट और उससे नीचे के लोग कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में भी एक क्या है, कंडीशन है, जिन जिन हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रहे हैं वहां पे वकालत नहीं कर सकते। जहां जहां पे न्यायाधीश नहीं रहे हैं उन क्षेत्रों में वकालत कर सकते हैं। तो इनको भी क्या होता है ध्यान में रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत से जो चीज है उसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हाई कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट हमारे संविधान में बताया गया कि ऐसे कोई जरूरी नहीं कि एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो। एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, और उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में क्या है, हाई कोर्ट की संख्या 25 है। कितनी है? 25 हाई कोर्ट है। और सबसे जो नवीनतम हाई कोर्ट बना है वो तेलंगाना या हैदराबाद हाई कोर्ट बना है, मतलब तेलंगाना का बना। तेलंगाना का हाई कोर्ट सबसे नया हाई कोर्ट बना है। तो 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना का बना है। देखिए, हाई कोर्ट क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के क्या है, अधीनस्थ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, अधीनस्थ होते हैं। अब पहले इनके जो न्यायाधीश होते हैं, देखिए हाई कोर्ट के कोई न्यायाधीश का कोई निश्चित संख्या नहीं है। अलग अलग जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें क्या होता है, इनकी संख्या अलग अलग होती है। उस राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य में जनसंख्या जितना ज्यादा, वहां पे न्यायाधीशों की संख्या उतनी ज्यादा। जैसे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या इतना है तो बहुत ज्यादा न्यायाधीश होंगे। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या इसमें 8 है, आप लोग जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, 172 न्यायाधीश है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसे कहते हैं आप लोग। तो क्या तो जनसंख्या पर निर्भर होता है, तो इनकी जो आकार होती है वो क्या होता है, पॉपुलेशन पर निर्भर करता है, कि जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा होगी, और जहाँ पॉपुलेशन कम, न्यायाधीशों की संख्या कम होगी। दूसरी बात है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत की नागरिकता होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है। दूसरी है 62 वर्ष से कम होना चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए, 62। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है, 65। अभी देखिए, ये 62 को 65 वर्ष बनाने की बात चल रहा है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसे क्या, तो इनका भी एज बढ़ाने की बात चल रहा है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो ये अंडर ट्रायल चल रहा है, उसको ध्यान दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तरह हाई कोर्ट के अगर अगर न्यायाधीश बनना है तो इसके लिए ध्यान दीजिए क्या होता है, इसमें कम से कम 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो तब, किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, तो उसमें बन सकता है हाई कोर्ट के जज। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति। हाँ। शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल। जिस राज्य का होगा उस राज्य का राज्यपाल। त्याग पत्र किनको देंगे, रिजाइन, राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को क्या होगा, त्याग पत्र देंगे, लेकिन शपथ राज्यपाल से लेंगे जिस राज्य में होगा। और देखिए, जो व्यक्ति जिस राज्य का होगा उस राज्य में क्या होता है, वो न्यायाधीश नहीं बन सकते हाई कोर्ट के। जैसे मान लो उत्तराखंड के कोई व्यक्ति है, तो वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के क्या होता है, न्यायाधीश नहीं बन सकते, पहली बात है। और एक व्यक्ति को अलग अलग राज्य के न्यायाधीश बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को क्या, अलग अलग राज्य के न्यायाधीश बनाया जाए। जैसे उत्तराखंड, अभी कोई उत्तराखंड हाई कोर्ट का न्यायाधीश है तो उसको उठा के क्या होता है, केरल हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है, या चेन्नई का न्यायाधीश बना सकता है। उसके लिए क्या, कोई निश्चित नहीं है कि उनको कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन उनके होम स्टेट में नहीं भेजा जा सकता है। जैसा आपको राज्यपाल बताया कि राज्यपाल भी होम स्टेट में बन सकता है।
तो जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है वो भी क्या होता है, होम स्टेट में नहीं बन सकते। कहाँ पे नहीं बन सकते? होम स्टेट में ये नहीं बन सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि जो हाई कोर्ट है, कुछ हाई कोर्ट के बारे में जानिए जिसको संयुक्त हाई कोर्ट कहते हैं। आप लोग बता सकते सर हैं कि भारत, ट्रांसफर होके भी नहीं आ सकते हैं दिल्ली। नहीं नहीं, अपने राज्य में नहीं हो सकते, संयुक्त हाई। आप लोग बता सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? हाँ, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट, नया तो सबसे बता दिया तेलंगाना वाला है, सबसे पुराना वाला बताइए। इलाहाबाद। इलाहाबाद से भी पुराना बॉम्बे। है। नहीं, बॉम्बे नहीं। सबसे पुराना लिखिएगा कोलकाता या कलकत्ता हाई कोर्ट। पर कलकत्ता हाई कोर्ट क्या है, सबसे ओल्ड है, ओल्ड हाई कोर्ट। और सबसे न्यू कौन सा है? तेलंगाना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे ओल्ड हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता है। देखिए क्या हुआ था, 1860 में तीन हाई कोर्ट बनाया गया था, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। चेन्नई तो नहीं था उस समय, मद्रास उसका नाम था। तो उसमें सबसे पहले क्या था, कलकत्ता हाई कोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या होता है, कलकत्ता हाई कोर्ट क्या है, सबसे पहला है। और फिर बाद में क्या है, ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट बनाया गया था, बाद में बनाया गया था दिल्ली का। ये कुछ संयुक्त हाई कोर्ट है, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कौन कौन से, देखिए, एक तो पंजाब इसमें है, एक हरियाणा है और एक चंडीगढ़ है। तो ये तीनों का एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। इसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहते हैं। उसके बाद आपका केरल हाई कोर्ट। केरल का जो हाई कोर्ट है, ये क्या है, केरल राज्य है, और उसके साथ साथ जो लक्षद्वीप है ये भी इसमें शामिल है। लक्षद्वीप और केरल इसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद तमिलनाडु हाई कोर्ट, यानी इसको मद्रास हाई कोर्ट भी कहा जाता है। ये क्या है, तमिलनाडु में इसमें शामिल है। और पुडुचेरी, पुडुचेरी भी इसमें शामिल है। फिर क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट या कोलकाता हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता कहते हैं इसको, या पश्चिम बंगाल को कोलकाता हाई कोर्ट, हाई कोर्ट लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, एक तो वेस्ट बंगाल है, और प्लस क्या है, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार क्या होता है, इसी के अंतर्गत आपका आता है। फिर मुंबई हाई कोर्ट, इसमें क्या है आपका, महाराष्ट्र है। और इसके साथ है नगर दीव हवेली है, नागर दीव हवेली, ये भी क्या है आपके संयुक्त है, हाई कोर्ट में आता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में देखिएगा, जम्मू कश्मीर में लद्दाख और क्या है, अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इसमें, इसको श्रीनगर हाई कोर्ट कहते हैं। इसमें क्या है, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इसके साथ इसमें आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है, संयुक्त है। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें देखिएगा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में क्या है, हाई कोर्ट है। पहले केवल दिल्ली में था। अगर आपका यूटी की अगर बात की जाए, तो यूटी में एक तो दिल्ली में हाई कोर्ट है, और एक है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। पहले नहीं था, जम्मू कश्मीर राज्य था तो उस समय केवल दिल्ली माना जाता था। इन दोनों में क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही हाई कोर्ट है, और बाकी राज्यों में है। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग राज्यों में जो संयुक्त हाई कोर्ट है वो आप उसको समझिएगा। अब देखिए हाई कोर्ट के कार्य, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के जैसे कार्य थे ना, वैसे ही हाई कोर्ट के काम है, लेकिन उसमें एक दो कार्य को छोड़ के बाकी सब हाई सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है। देखिए क्या क्या हाई सुप्रीम कोर्ट के जितने कार्य आपको बताया था, उनमें क्या क्या नहीं कर सकता हाई कोर्ट, पहले उसको समझ लीजिएगा, फिर समझ में आएगा क्या क्या कर सकता है।
एक तो ये राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकते। हाई कोर्ट क्या है, राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकते। ये केवल किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जो राज्य और राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में जो केस होता है, जो केंद्र वर्सेस राज्य के जो केस होता है, उसमें भी क्या था, अब हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। उसमें भी क्या होता है, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, उसको सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी बात क्या होता है, जो सैन्य न्यायालय है, सैन्य न्यायालय और ट्रिब्यूनल के केस को इसमें नहीं ला सकते। सैन्य न्यायालय और जो आपका ट्रिब्यूनल होता है, जिसको न्यायाधिकरण कहते हैं, ये क्या है, आपको हाई कोर्ट में नहीं कह सकते, ये सुप्रीम कोर्ट है। तो ये तीन चीज क्या है, आपका हाई कोर्ट का काम नहीं है, जो क्या है सुप्रीम कोर्ट का काम है। बाकी जितने भी आपको सुप्रीम कोर्ट के कार्य बताए थे, वो सभी क्या था, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, सुप्रीम। लेकिन एक काम था कि जो हाई कोर्ट के काम अपील को हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, हाई कोर्ट में क्या होता है, जो जिला न्यायालय है उसका हम अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में कौन किसका अपील कर सकते हैं, जिला न्यायालय का। और देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सैन्य न्यायालय हो गया, अधिकरण हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, इन सब का अपील आपका कहाँ कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, जिला न्यायालय का जो अपील है वो आप क्या होता है, हाई कोर्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन हुआ, और उस डिसीजन के मतलब जो किसी के पक्ष में अगर फेवर में नहीं जाता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसी केस को हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या जो अपील होता है वो सुप्रीम कोर्ट पे होता है, और हाई कोर्ट का सॉरी हाई कोर्ट में होता है, और हाई कोर्ट का जो अपील होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट का जो होता है वो कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहाँ पे होता है, हाई कोर्ट में होता है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्य था, वो हाई कोर्ट के क्या था, सेम कार्य है, जिसको लिखाने की आवश्यकता है नहीं उसको। तो अभिलेख न्यायालय वाला कार्य भी करते हैं ये? हाँ हाँ, हमें उसके हाँ अभिलेख, वही हाई कोर्ट के जो डिसीजन होता है वो भी आप कई दूसरी जगह पे उसको साक्ष्य के यानी एविडेंस के रूप में पेश कर सकते हैं। जो हाई कोर्ट के, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में दो न्यायालय है जो संवैधानिक मुद्दे पर जांच कर सकता है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के को अभिलेखीय न्यायालय नहीं कह सकता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो संवैधानिक मुद्दे पर निर्णय नहीं दे सकते हैं। संवैधानिक मुद्दे पर निर्णय देने के लिए दो ही संस्था क्या होते हैं, अधिकृत होते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट और क्या है, आपका हाई कोर्ट। अब आता है जिला न्यायालय। यार, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन भी कर लेंगे। हाँ, कुछ भी करेंगे, अगर मान ले कोई हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और वो समय के अनुसार सही नहीं है, तो उसमें कुछ भी करेंगे, अपना डिसीजन निर्णय बदलेंगे, वो अपना डिसीजन खुद बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहते हैं। देखिए, जो जिला न्यायालय होते हैं, इसके जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको जिला न्यायाधीश कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, जिला न्यायाधीश कहा जाता है। उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं सामान्य भाषा में। जिला न्यायालय को दो भागों में हम बांटते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। इसे सत्र न्यायालय कहते हैं, इसको दिवानी न्यायालय कहते हैं। इसमें क्रिमिनल केस होता है, और इसमें क्या होता है, सिविल केस होता है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो न्यायाधीश होता है, उनका कैसे चयन किया जाता है, उनके न्यायाधीश को कैसे चुनते हैं। इसके न्यायाधीश को दो प्रकार से चुनते हैं। एक मनोनीत द्वारा, यानी राज्यपाल के द्वारा, और एक होता है एग्जाम के माध्यम। आप लोगों ने देखा होगा पीसीएस जे की पेपर होता है, सुने होगा, उत्तराखंड में भी हो रहा है।
तो पीसीआर जो जे होता है उसके माध्यम से क्या होता है, इन न्यायालयों में न्यायाधीश आते हैं जो जूनियर न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे सीनियर बनता है और डिस्ट्रिक्ट जज भी बनते हैं। धन्यवाद। तो एक एग्जाम के माध्यम से होता है, कुछ राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो सीनियर मोस्ट जो वकील वगैरह हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ लोग को चयन करते हैं। और इसका जो कितना कहाँ से कितना लिया जाएगा ये क्या होता है, राज्यपाल पर यानी जो विधानसभा होता है उस पर निर्भर करता है कि कैसे उसको लिया जाए। ध्यान दीजिएगा। तो राज्यपाल के द्वारा कुछ मनोनीत करते हैं, क्या होता है इसका मनोनीत यानी अपॉइंटमेंट किया जाता है, और एग्जाम के माध्यम से करते हैं। जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनके पीसीएस जे का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के माध्यम से इनको चयन करते हैं। अगर आप लोग किसमें वकील है तो वो पेपर देते होंगे, अगर आपको जानकारी है। योग्यता क्या होगा, इनका अधिकतम जो उम्र होगा वो 60 वर्ष, बाकी सेम टू सेम 60 वर्ष होना। अभी तक की बात है, अब ये बदलाव करने की बात चल रहा है, तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का 65 साल, हाई कोर्ट का 62 साल और इसका 60 साल। और इनके देखिए ये यहाँ पे क्या होता है, जो जिला न्यायालय होता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट व्यक्ति या कोई भी जो वादी होता है, वादी कहते हैं उसको, जो मुकदमा पेश करता है, वादी और प्रतिवादी, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे अपील कर सकते हैं। इनके पास कोई भी क्या होता है, संवैधानिक मुद्दा नहीं होता है, पीएल इनमें दाखिल नहीं होता है, कुछ भी इसमें दाखिल नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, केवल अपील होता है। यहाँ पे क्या होता है, केवल अपील। अगर आपके साथ या किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो अपील कर सकते हैं जिला न्यायालय में। चाहे दीवानी हो दीवानी में करेंगे, फौजदारी होगा तो फौजदारी में करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये काम करता है। और ये क्या है, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में काम करता है। इनका दिशा निर्देश किनके होगा, जिला न्यायालय का, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पे ये काम करते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय कुछ जगह पे है और कहीं पे नहीं है, तो ध्यान रखिए। बिहार में ये थोड़ा सा अच्छी तरह से काम करता है। ग्राम न्यायालय में जो सरपंच होते हैं, जिसको आप मुखिया कहते हैं, सरपंच, ये क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। और ये केवल क्या होता है, दीवानी केस सुन सकते हैं। तो दीवानी केस होता है, इसको सुन सकते हैं, और अधिकतम 500 रुपए जुर्माना लगा सकता है। ठीक है। क्रिमिनल केस नहीं सुन सकते। क्रिमिनल केस सुनेंगे तो ग्राम प्रधान ही सबको पिटाई करना शुरू कर देंगे, तो इसलिए ये नहीं कर सकते। ध्यान देगा। तो ये केवल दीवानी, अगर मान ले कोई गांव वाले भैंस चोरी कर लेता है, मुर्गी चोरी कर लेता है, या धान गेहूं चोरी कर लेता है, तो इस पर ये डिसीजन दे सकते हैं। तो उसी में क्या होता है, ये कर सकता है। ठीक है। तो दीवानी केस में ही क्या होता है, ग्राम न्यायालय में हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सरपंच होते हैं या ग्राम प्रधान होते हैं, ये इसको अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर जो अपील क्या होता है, जो आपका सत्र न्यायालय में हो सकता है, या दीवानी न्यायालय में जो कहते हैं, इसी में इसका हो सकता है। एक न्यायालय और है जो बहुत त्वरित रूप से क्या होता है, निर्णय देता है। आप लोग उसको बताइएगा। देखिए भारत में दो ऐसा न्यायालय है जो अंतिम होता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो अंतिम डिसीजन होता है, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं होता है। और एक न्यायालय है जिसको पारिवारिक न्यायालय भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि उसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से का जो निर्णय होता है उसके ऊपर हम कहीं अपील नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या अंतिम होता है। और जैसे पारिवारिक जो कोर्ट वगैरह होता है, जो परिवार न्यायालय जिसे कहते हैं, इसमें भी क्या होता है कि उनका निर्णय भी क्या होता है, अंतिम होता है। देखिए जो पारिवारिक न्यायालय होता है उसमें क्या से होता है, पहले समझ लीजिएगा। उसमें पहले दोनों पक्ष क्या होता है, आपस में सहमति कर लेते हैं। सहमति करने के बाद फिर उसमें निर्णय देता है, और उसमें बोलता है कि जो भी निर्णय दिया जाएगा उसको दोनों पक्ष मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई हस्बैंड वाइफ में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा है, सुलझ ही नहीं रहा है, या पत्नी अलग होना चाहता है लेकिन पत्नी पति उसमें तलाक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे मैटर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि
अब क्या पति दूसरा शादी भी नहीं कर सकते, हिंदू होंगे तो दूसरा शादी भी नहीं कर पा रहा है कि तलाक भी पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो उसमें जो ये होता है कि चलो बहुत दिन हो गए, अब दोनों को सहमति से अलग हो जाए, तो उसमें दोनों के क्या होते हैं, पक्ष को पक्षों से पहले क्या होता है, शपथ पत्र बनाया जाता है कि जो भी न्यायालय डिसीजन देंगे हम उस डिसीजन को क्या होगा मानने के लिए हम तैयार है। तभी क्या होगा उस डिसीजन को लेते हैं, और उसके निर्णय को भी क्या है अंतिम माना जाता है, कि उस पर क्या होता है अपील नहीं हो सकता, क्योंकि खुद क्या होगा कि जो वादी और जो प्रतिवादी होता है वो खुद उसमें क्या है सिग्नेचर किए हुए होते हैं। इसलिए क्या होता है ऐसे निर्णय, ऐसे अदालत के जो निर्णय होते हैं वो भी क्या अंतिम होते हैं। जो आप लोग देखो जो घरेलू विवाद होता है या बहुत सारा ऐसे विवाद होता है, जो छोटे विवाद होता है सालों साल चल रहा होता है लेकिन उसका कोई डिसीजन नहीं होता है। तो ऐसे सारे विवादों को क्या होता है आप इन तरह के छोटे न्यायालयों में इनका सुनवाई हो सकता है, और उसके माध्यम से उसका डिसीजन हो सकता है, उसका डिसीजन अंतिम होता है, उसमें आप अपील नहीं कर सकते, पहले से ही क्या होता है ये क्लियर होता है। ठीक है, तो ऐसे मैटर भी आप परिवार न्यायालय जो होता है उसमें जो फैमिली कोर्ट जिसे कहते हैं आप लोग सुने होंगे, तो फैमिली कोर्ट में इस तरह के डिसीजन होते हैं। अधिकतर क्या होता है इसमें दीवानी केस होता है इसमें, या फौजदारी भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, फौजदारी छोटे मतलब जो जुर्माना टाइप के फौजदारी होता है वो इसमें होता है, और इसके केस भी अंतिम होता है, इसमें दोबारा आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपके न्यायाधीश से संबंधित। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मतलब कहीं इनका अपील, मतलब अगर वो उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तब भी उसको उसको नहीं, मानना पड़ेगा। हाँ पहले से आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा कि जो भी डिसीजन होगा आप मानेंगे। फिर देखिए इसमें क्या था बहुत सारे केस लड़ते हैं ना जब निर्णय नहीं हो पाता है। तो जैसे मान लेते छोटे से एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है और किसी कारण से पीछे से कोई बाइक आ रहा है, बाइक से टकरा जाता है व्यक्ति और व्यक्ति का पैर टूट जाता है। समझ लीजिएगा एक एग्जांपल की बात बोल रहा हूँ। अब जिसका पैर टूटा है ना उन्होंने केस कर दिया कि मेरा पैर टूट गया तो मुझे क्या है 20,000 का जुर्माना देना चाहिए। अब वो बाइक वाला क्या है सोचता है कि 20,000 का जुर्माना क्यों दे, इतना बहुत ज्यादा मांग रहा है, मैं नहीं दूंगा, केस लड़ूंगा। अब जो 20,000 मांगे हैं इन्होंने भी 20 साल केस लड़ा, और जिन्होंने को 20,000 देने थे उन्होंने भी 20 साल केस लड़ा। अब 20,000 से क्या होता है ये 2 लाख तक पहुंच गया इनका केस का फीस चलते चलते। तो इसमें क्या होगा, और फिर क्या होता है हर हफ्ते में 2 हफ्ते में 3 महीने में 2 महीने में केस तारीख होते हैं उसमें जाना पड़ता है। तो परेशान जब हो जाता है भाई, मेटर क्या था 20,000 का भी है नहीं भाई, कोई पैर टूट जाएगा तो उसको 20,000 बहुत ज्यादा पैसा होता है, या मोच आ गया कुछ भी हो, तो उसमें सेटलमेंट होता है। तो उसमें निर्णय दिया जाता है कि अब जो भी हो गया पैर तो टूट गया ही गया, अब इतने साल 2 लाख रुपए भी चला गया। अब विवश होके क्या होता है ऐसे डिसीजन कर लेते हैं कि हम जो भी न्यायालय देंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब ऐसे मैटर बनता है। तो क्या होता है जितना जुर्माना होगा, मान ले 10,000 का जुर्माना होगा, 2 लाख तो पहले ही कोर्ट में उन्होंने बर्बाद कर दिया। वकीलों को फीस देना आना जाना, फिर अपना काम धंधा छोड़ के, एक टेंशन भी है कि पता नहीं केस चल रहा है, लोग भी क्या था सामाजिक रूप से भी लोग बोलते हैं, देखो केस लड़ रहा है। तो बहुत सारे क्या होता है, हाँ ये सारी चीजें रहता है देखते हो। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है पुलिस आके हथकड़ी लगाने का मतलब है सोचते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया होगा। तो ये बहुत सारे क्या होता है सोसाइटी का जो फीडबैक है उसका भी एक दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे होता है बहुत सारे केसेस होते हैं। और किसी का कोई सवाल? चलिए अगर नहीं है तो फिर कल हम फिर क्लास करते हैं। ठीक है, गुड नाइट सबको। थैंक यू सर। थैंक यू।